नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। चलिए फिर से शुरू कर देते हैं हम लोग। मैंने कहा था कि जब तक आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक लगातार वीडियो जाते रहेंगे। और मैं इस समय एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी आईएमपी भी हैं और थोड़ा हार्ड भी लगते हैं लोगों को, इसलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया हुआ है। मैंने 6 राजवंश पढ़ संगम युग में 6 राजवंश पढ़ा दिया है। और संगम युगीन संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। अब आज का जो मेरा चैप्टर है वो विशेष तौर से चोल वंश पे होगा, और संगम युगीन चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और बाकी उसके बाद 9वीं शताब्दी में फिर से जब विजयालय के नेतृत्व में चोल वंश का उदय होता है तो संगम काल के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसको एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन उसके ऐतिहासिक स्रोत जो हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं चोल वंश से संबंधित इतिहास जानने का। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे चोल वंश को पढ़ाई का जो हमारा टॉपिक है वो होगा संगम युगीन चोल वंश का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, तो संगम युग में अगर हम देखें तो सबसे पहला फैक्ट हमारा बन करके आता है, पहला फैक्ट जो हमारा बन करके आता है राजधानी। संगम युग में राजधानी कौन सी थी? तो संगम युग में हम लोग देखते हैं कि कई राजधानियां थी। पुहार पुहार या कावेरी पत्तनम था, उत्तरी मन्नूर थी, फिर इसके बाद उरयूर थी। तो राजधानी 4-5 थी, और चारों पांचों राजधानी बाद में बदलती गई, किसी ने किसी की स्थापना करी थी। तो अगर हम बात करें राजधानी की, तो इसकी मेन राजधानी जो थी वो पुहार, या इसी को कहा जाता है कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पुहार या कावेरी पत्तनम किसकी राजधानी थी। हमारा ऑप्शन जाता है चोलों की राजधानी पुहार है, कावेरी पत्तनम थी। दूसरा फैक्ट अगर देखें तो अगर हम इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें, प्रारंभिक राजधानी, अगर हम इसके प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो इसकी प्रारंभिक राजधानी पहले उत्तरी मन्नूर थी। उत्तरी मन्नूर, बाद में उरैयूर। पहले इसकी राजधानी, अगर शुरू शुरू की बात करें जब संगम युगीन चेर राजवंश स्थापित हुआ था, तो इसकी राजधानी, एक मिनट सॉरी, हाँ, थोड़ा सा ब्लम्प कर रहा था तो उसको हटा दिए, उसको सेट किया है। तो अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो उत्तरी मन्नूर थी, और बाद में चल के उरैयूर राजधानी बनाई गई। तो इसको हम लोग बाद में, अभी जैसे आगे चलेंगे वैसे देखेंगे कि कब उत्तरी मन्नूर थी, कब उरैयूर हो गई, और कब कावेरी पत्तनम, पुहार या कावेरी पत्तनम हो गई। ठीक है, अब तीसरा फैक्ट हमारा इसका बन करके आता है कि राज चिन्ह गया था, चोलों का राजकीय चिन्ह गया था। ठीक है, तो चोलों का राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ या चिता था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य चिन्ह क्या था? बाघ या चीता था। राजधानी के बारे में सारी चीजें, या इनमें से कौन सी राजधानी चोलों की थी या नहीं थी, तो उसमें ऑप्शन ए दिया रहेगा। जब आपको पता रहेगा कि उत्तरी मन्नूर थी, उरैयूर भी थी, पुहार या कावेरी पत्तनम भी थी, तभी चौथा वाला ऑप्शन आप टिक कर पाओगे। अब अगर हम अब चलते हैं ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास की तरफ, संगम युगीन राजनीतिक इतिहास की तरफ, कि प्रारंभिक जो शासक था, चोल शासक था, वो कौन था। तो अगर बात किया जाए चौथे फैक्ट में, प्रथम ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रथम ऐतिहासिक शासक, प्रथम ऐतिहासिक शासक, इसका नाम बड़ा टेढ़ा है, उरु वाप वाप
इलन ईलैन जित्ती चिल। देखिए कितना बड़ा नाम है और काफी लेने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। क्या नाम है इसका? इसका प्रारंभिक शासक का नाम क्या है? उरुवाप। यहाँ पे एक मिनट, वाप होगा, आधा प के बाद फिर पूरा प होगा, उरुवाप। फिर एक मिनट फिर से लिख देते हैं, उरुवापहर्रे, उरुवापहर्रे इलैन, इलैन नहीं, इलैन नहीं, इलन, इलन जे ती चिल, ये है इसका पूरा नाम। अब सही है। इसका प्रारंभिक शासक कौन है? चोल वंश में सबसे प्रारंभिक शासक की अगर बात करें तो प्रारंभिक शासक का नाम हमको क्या मिल करके आता है? उरुवापहर्रे इलंजेतिचिल, ये प्रारंभिक शासक है। ठीक है, इसके बारे में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है, कोई ऐसा युद्ध नहीं मिलता है, कोई इसका कारनामा नहीं मिलता है। सिर्फ इसके बारे में एक जिक्र आया हुआ है कि यह अपने सुंदर रथों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये जो शासक था अपने सुंदर रथों के लिए, सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। तो अगर क्वेश्चन करें कि भैया कौन सा चोल शासक ऐसा था, संगम युगीन चोल शासक ऐसा था जो अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि सुंदर रथों को बनवाने में इसकी बड़ी रुचि थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है उरुवापहर्रे इलंजेती चिल। ठीक है, तो ये और ये प्रथम शासक है, चोल प्रथम शासक है। अगर दूसरे शासक की बात किया जाए तो आइए दूसरा शासक देखते हैं। दूसरा शासक था एलारा। एलारा ये दूसरा शासक है, ये प्रथम है ये, और दूसरा शासक का नाम क्या हमको मिलता है? एलारा मिलता है। एलारा इसका शासनकाल माना जाता है ईसा पूर्व दूसरी सदी, ईसा पूर्व दूसरी सदी। ठीक है, अभी तक ये माना जाता था कि श्रीलंका पर चढ़ाई राजा राज प्रथम ने करी थी, लेकिन अब माना जाता है कि नहीं, श्रीलंका पर सब ऐतिहासिक जानकारी स्रोत जो हमारे सामने निकल करके सामने आया है उसमें पता चलता है कि यह प्रथम चोल शासक था, यह प्रथम चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो ये दो शासक हो गए। इन दो शासकों के बाद अगर क्वेश्चन करें कि वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है एलारा था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम या राजा राज प्रथम या कुलतोंग प्रथम वगैरह ऑप्शन में है तो वो नहीं होगा। ठीक, तो दो शासकों को हमने देख लिया। अब तीसरा जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है चोलों में, जो काफी फेमस है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में उठते रहे हैं, वो है करिकाल। करिकाल इसकी ऐतिहासिक तिथि जो निकल करके सामने आती है वो 190 ईस्वी आती है, कि 190 ईस्वी में मतलब चोल शासक बना हुआ था। तो ये चोल शासक काफी अयम्पी है करिकाल। करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है पांव जला व्यक्ति, यानी कि इसका पांव जो है जला हुआ था। इतिहास में ऐसा स्रोत मिलता है कि इसका अब एक पांव जला था कि दोनों पांव जला था, ये क्लियर नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक पांव जला था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दो पांव जले थे। अब कैसे जले थे, कहाँ पे जले थे, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज हमको याद करके रखनी है कि
करिकाल, करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है पांव जला व्यक्ति। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसको प्रारंभ में इसको बंदी बना लिया गया था और बाद में बंदीगृह से निकल करके इसने मतलब अपनी सत्ता स्थापित करी और काफी उपलब्धियां अर्जित की। तो एक मैंने जब चेर वंश पढ़ा रहा था तो वहां पे आया था जिक्र पत्तुपातु, पत्तुपातु नामक कविता में करिकाल द्वारा पुनः गद्दी प्राप्त करने का जिक्र है, प्राप्त करने का जिक्र है। जिक्र है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि किस ग्रंथ में या किस में हमको ये जानकारी मिलती है कि करिकाल पुनः गद्दी प्राप्त करता है या कारागार से निकल करके भाग करके, चाहे जैसे भी, तो हमारा ऑप्शन जाता है पत्तुपातु नामक कविता में। इसने 2 युद्ध लड़े थे, ये इन दोनों युद्धों से क्वेश्चन आता है कि ये दोनों युद्ध किससे संबंधित है। एक वेड़ी का युद्ध था, एक वह परंदाई का युद्ध था। ये क्वेश्चन बहुत VIMP है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 2 युद्धों के लिए बड़ा फेमस हुआ था। 8वां फैक्ट हमारा जाता है, एक युद्ध इसने लड़ा था वेड़ी का युद्ध, वेड़ी का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्या, इस युद्ध की खास विशेषता क्या थी कि पांड्य और चेर शासकों के विरुद्ध ये लड़ाई हुई थी, ये युद्ध हुआ था जिसमें पांड्य तथा चेर, पांड्य तथा चेर शासकों सहित कुल 11 राजाओं ने भाग लिया था। राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी कि इस युद्ध में चेर शासक मशेरुल आदन ने पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली। तो चलिए इसको कैसे क्वेश्चन किया जाता है इसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। वेड़ी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हमारा ऑप्शन जाता है चोलों का हुआ था, पांड्य तथा चेर शासकों के बीच। चोल, पांड्य और चेर सम्मिलित थे इसमें, ठीक है। विजय किसको प्राप्त हुई थी, चोलों को विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि करिकाल को विजय प्राप्त हुई थी। और यहाँ से मतलब कुल कितने राजाओं ने संघ बनाया हुआ था, कुल 11 राजाओं का ये संघ था, चेर और पांड्य राजाओं का। और यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा चेर शासक इसमें पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लेता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है ये शासक था मशेरुल आदन, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है। अगला हमारा फैक्ट बनता है इससे ही, वह है परंदाई का युद्ध। 2 युद्ध इसने लड़े थे, तो ये वाला ज्यादा IMP है, पांड्य तथा चेर शासकों वाला, यानी वेड़ी का युद्ध। वाह परंदाई का युद्ध जो बहुत ज्यादा IMP नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि वाह परंदाई का युद्ध किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन जाएगा करिकाल या चोल शासक से, ठीक है। वह परंदाई के युद्ध में इसने 9 छोटे शासकों को हराया था, 9 छोटे शासकों को पराजित किया था, शासकों को पराजित किया था, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो करिकाल के बारे में और कुछ भी वर्णन करते हैं, हालांकि ऐसे बहुत ही मतलब
अकाट्य या प्रामाणिक स्रोत नहीं माना जाता है। जैसे कि शिल्पाधिकारम एक रचना है जिसको हम लोग चेरवंश में पढ़ चुके हैं। तो शिल्पाधिकरण में क्या जिक्र मिलता है, शिल्पाधिकरण में ये क्या मिलता है, शिल्पाधिकारम के अनुसार क्या कि करिकाल ने हिमालय तक विजय यानी उत्तर भारत तक विजय प्राप्त की थी। इसको इस तरह से मान सकते हैं, हिमालय तक विजय की थी। और शिल्पाधिकरण में ऐसा जिक्र भी आता है कि इसने अनेक वैदिक यज्ञों को भी किया हुआ था, वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो इसने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। तो अगर क्वेश्चन किया जाता, मान लीजिए इतिहासकार इसको ऐतिहासिक नहीं मानते हैं, प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन किया जाता है कि करिकाल की हिमालय विजय का वर्णन कौन सा ग्रंथ देता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है शिल्पाधिकारम देता है। ठीक है ना। किस चोल शासक ने अनेक वैदिक यज्ञों को किया था, तो वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे या वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाया था, तो हमारा ऑप्शन जाता है करिकाल ने करवाया था। तो चलिए इसको मिटा करके इन सब चीजों इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को चोल शासन को समाप्त करने के बाद पल्लव पे चलेंगे। चलिए, वेड़ी का युद्ध हो गया, वह परंदाई का युद्ध हो गया, शिल्पाधिकरण के अनुसार हो गया। अब कुछ फैक्ट करिकाल से और है, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा ही आईएमपी फैक्ट है, करिकाल ने पुहार या इसी को कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है, कावेरी पत्तनम की स्थापना की एवं उरैयूर से पुहार राजधानी स्थानांतरित कर दी। बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है ये वाला। फैक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है करिकाल ने करी थी। और अगर क्वेश्चन करता है कि इसके पहले उरैयूर राजधानी थी चोलों की, उरैयूर से पुहार या कावेरी पत्तनम राजधानी किसने स्थानांतरित कर दी, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि करिकाल ने। या क्वेश्चन करे कि पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है करिकाल ने करी थी। ठीक है। अब हाँ, ऐसा भी जिक्र आता है कि करिकाल ने श्रीलंका से लाए गए 12,000 गुलामों की मदद से कावेरी नदी के तट पर 160 मील लंबा बांध बनवाया था। ये वाला फैक्ट भी आईएमपी है, हालांकि इसको भी मतलब प्रामाणिक नहीं माना जाता है या ऐतिहासिक दृष्टि से इसको एथेंटिक स्रोत नहीं माना जाता है। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने श्रीलंका से
गुलामों की मदद से कावेरी नदी के तट पे बांध बनवाया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा करिकाल ने बनवाया था। और उस बांध में कितने गुलाम थे? 12,000 गुलामों का सहयोग लिया गया था। और इस बांध की लंबाई कितनी थी? तो हमारा ऑप्शन जाता है 160 मील इसकी लंबाई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा 12,000 गुलाम वाला फैक्ट, 160 मील वाला फैक्ट। और ये गुलाम कहाँ से लाए गए थे? लंका से लाए गए थे। और किसने लाया था? करिकाल ने लाया था। तो ये फैक्ट इस दृष्टिकोण से आईएमपी बन जाता है। तो इसको भी हमको याद करके रखना है, अपने माइंड में बैठा करके रखना है। ठीक है। तीसरा फैक्ट, अगर तीसरा फैक्ट देखा जाए करिकाल से, तो करिकाल ने पत्तिनपालय के रचयिता रुद्रन कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है इसको देख लेते हैं। करिकाल ने क्या किया था? पत्तिनपालय नामक जो ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन थे? रुद्रन कन्नार को कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी? 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। तो यहां से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तिनपालय का रचनाकार कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाता है रुद्रन कन्नार। और ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पत्तिनपालय के रचयिता जो रुद्रन कन्नार हैं, इनको कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन जाता है 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। और किसने दी थी? तो हमारा ऑप्शन जाता है करिकाल ने दी थी। ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। चौथा, शिल्पाधिकारम। इस पुस्तक का नाम भी नया नहीं है, मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। शिल्पाधिकारम में करिकाल की एक पुत्री आदि, पुत्री का नाम है आदि मंदी के विवाह का वर्णन है जो चेर राजकुमार, इसका नाम क्या था? बड़े टेढ़े टेढ़े नाम है। आतन अत्ती के साथ हुआ था। ये चीज बहुत ही आईएमपी है। देखिए शिल्पाधिकारम के अनुसार, शिल्पाधिकारम क्या बोल रहा है कि करिकाल की एक पुत्री थी। इस किस ग्रंथ में ये जिक्र मिलता है? शिल्पाधिकारम में जिक्र मिलता है कि करिकाल, सॉरी गलत लिख दिए हैं, करिकाल की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? इसका नाम था आदिमंदी का विवाह किस शासक, कहाँ के शासक से हुआ था? तो चेर शासक थे, चेर राजकुमार से हुआ था। और उस चेर राजकुमार का क्या नाम था? आतन अत्ती। तो तीनों नाम हमको याद करके रखना है। आदिमंदी उसकी पुत्री का नाम, और चेर राजकुमार आतन अत्ती का नाम। और ये जिक्र, इस वैवाहिक संबंध का जिक्र किस ग्रंथ में हुआ है? तो उस ग्रंथ का नाम याद करके रखना है कि भैया शिल्पाधिकारम में हुआ है। तो आतन अत्ती, आदिमंदी, आतन अत्ती और शिल्पाधिकारम,
ये तीनों फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो करिकाल से और बाकी चीजें भी करिकाल के बारे में ऐसा जिक्र मिलता, कई सारे जिक्र मिलते हैं कुछ ग्रंथों में कि इसने और भी विजय प्राप्त करी थी, इसने लंका तक की विजय प्राप्त करी थी, लेकिन इसको इतिहासकार बहुत ही प्रामाणिक स्रोत नहीं मानते हैं। ठीक है, तो करिकाल से फिलहाल इस तीसरे शासक से इतना क्वेश्चन आईएमपी है, यहीं से क्वेश्चन करिकाल से बनता है। करिकाल की मृत्यु के बाद उसका एक बेटा होता है जो चोल शासक बनता है। तो अगला फैक्ट हमारा बन जाता है पांचवा फैक्ट, करिकाल के बाद उसका पुत्र, इसका भी नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, नेडू मुडु किल्ली, नेडू मुडु किल्ली शासक बना। ठीक है, इसके समय में एक युद्ध हुआ था, इसके समय एक भयंकर युद्ध हुआ था, एक भयंकर युद्ध जिसका नाम क्या था, करियारू। एक भयंकर युद्ध करियारू का हुआ था। इस शासक से सिर्फ इतना ही हमको याद करके रखना है। चलिए, करिकाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, उसका नाम क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाता है नेडू मुडु किल्ली। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर करे कि करियारू का भयंकर जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन जाता है नेडू मुडु किल्ली के शासनकाल में। कौन सा युद्ध हुआ था, करियारू का युद्ध हुआ था, और नेडू मुडु किल्ली चोल शासक था, किसका बेटा था करिकाल का पुत्र था। इसके बाद नेडू मुडु किल्ली के बाद अगला शासक हमको जो मिलता है छठे में, हाँ, सेनगणान। इस चोल शासक का जिक्र मिलता है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा माना जाता था कि ये पूर्व जन्म में मकड़ा था, मकड़ी नहीं मकड़ा था। क्या माना जाता है कि ऐसा माना जाता था कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था, मकड़ी नहीं मकड़ा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन चोल शासक, ऐसी मान्यता थी, ऐसा माना जाता था कि निम्न में से कौन सा चोल शासक मकड़ा था अपने पूर्व जन्म में, तो हमारा ऑप्शन जाता है सेनगणान। कौन, सेनगणान क्या था, मकड़ा था। ठीक है, अगला फैक्ट देखें सातवां, कल्लीवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार एक चेर राजा कहे या शासक कहे, एक चेर राजा, इसका नाम क्या था, काल को सेनगणान ने बंदी बना लिया था। सेनगणान ने बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। बाद में क्या होता है, बाद में इसके मित्र नाम था इसका
पोपैग्गे, इसके मित्र पोपैग्गे ने चोल शासक की प्रशंसा कर कणय काल को मुक्त करा लिया। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो सातवां फैक्ट हमारा क्या जाता है, देखिए सेनगणान, अगर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन चोल शासक मकड़ा था पूर्व जन्म में अपने, ऐसा माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है सेनगणान था। और अगर क्वेश्चन किया जाता है कल्लीवल्ली नामक जो एक पुस्तक है, कल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसी में जिक्र मिलता है कि चेर राजा, उस चेर राजा का नाम क्या था, कड़क्काल को किसने बंदी बना लिया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सेनगणान ने बंदी बना लिया था। बाद में क्या होता है कि कड़क्काल जो चेर शासक है उसका एक मित्र था, उसके मित्र का नाम क्या था, पोपैग्गे ने क्या किया कि किसकी सेनगणान की खूब जाकर के प्रशंसा की, और प्रशंसा से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के सेनगणान ने क्या किया, इसको मुक्त कर दिया। किसको मुक्त कर दिया, कड़क्काल को मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये चेर शासक, देखिए ये चोल शासक जो हैं ये संगम युगीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। बाकी इसके बाद का चोल इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है, हमें कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि कौन आगे चोल शासक हुआ, कोई भी प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होता है। बाद में चल के 9वीं सदी में हमको एक चोल शासक का जिक्र आता है जिसका नाम होता है विजयालय। बाद में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का फिर से पुनरुत्थान हुआ था, और उसके बाद का चोल इतिहास जो है हम उसको अगले वीडियो में, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल संगम युगीन जो चोलों का राजनीतिक इतिहास है वो इतना ही है। तो इन सब चीज़ों को आप याद करके रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब हम लोग चलेंगे विजयालय, मतलब विजयालय के नेतृत्व में जिस चोल सत्ता का फिर से पुनरुत्थान हुआ था, तो उस चोल वंश के बारे में, उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में या सांस्कृतिक या जो भी इतिहास है उसकी जानकारी हमको कहाँ से, मतलब जानकारी के स्रोत क्या है उसको हम देख लेते हैं। स्रोत के बाद उसके राजनीतिक इतिहास को हम सेकेंड वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा होने वाला नहीं है। चोल वंश थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसके लिए हमको 3 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे या 3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के चोल वंश समाप्त हो पाएगा। फिलहाल ये संगम युगीन चोलों का राजनीतिक इतिहास जो है समाप्त हो चुका है, और इसके अंतर्गत संगम युगीन साहित्य और संस्कृति के अंतर्गत भी सारी चीजें हमने क्लियर करवा दिया है। अब हम लोग चलेंगे जो संगम युग के बाद, यानी कि विजयालय के नेतृत्व में जब चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद के जो इतिहास, उस समय के, उसके बाद या उसके शासनकाल से लेकर के पूरे अंतिम चोल शासक तक का जो इतिहास जानने का साधन है वो क्या है। तो अब यहां से हमारा शुरू हो जाता है विजयालय से लेकर पूरे चोल शासकों के इतिहास जानने के साधन। चूंकि चोलों के राजनीतिक इतिहास को जानने से पहले उसके इतिहास को जानने के साधन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कुछ साहित्यिक स्रोत आएंगे, कुछ अभिलेखीय स्रोत आएंगे, कुछ यात्रियों के विवरण आएंगे, और कुछ हाँ यही 2-3 साक्ष्य हैं जो मेन है। तो कुछ साक्ष्यों को हम लोग देखते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे चोल इतिहास को पढ़ते जाएंगे उसमें 1-2 साक्ष्य और जुड़ते चले जाएंगे। तो अगर साधन की बात करें तो दूसरा फैक्ट हमारा जाता है
देखिए हमने अशोक में देखा है कि अशोक के 13वें शिलालेख में चोल पांड्य सत्यपुत्र केरलपुत्र आदि जातियों का वर्णन है, आदि शासकों का वर्णन है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में चोलों का वर्णन है। ठीक है, ये तो अशोक की बात हो गई। और यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि चोल सत्यपुत्र पांड्य केरलपुत्र आदि का वर्णन किसमें मिलता है। तो हमारा ऑप्शन जाता है कि ठीक है, हमारा ऑप्शन जाता है अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चोलों से संबंधित कुछ साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उसके अंतर्गत। तो अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कई सारी चीजें, कई पुस्तकें और कई कवि आ जाते हैं। तो अगर साहित्यिक साक्ष्य में हम पहले साक्ष्य की अगर बात करें तो एक लेखक हैं जिनका नाम है जयगोंडार। जयगोंडार के ग्रंथ कलिंग, बहुत IMP है ये वाला ग्रंथ, कलिंग तुप्पराड़ी में चोल शासक कुलोतुंग प्रथम तथा उसकी लंका विजय की सूचना या जानकारी मिलती है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ये तो रहा साहित्यिक स्रोत के बारे में, साक्ष्य के बारे में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कलिंग तुप्पराड़ी किसका ग्रंथ है, किसने लिखा था। तो हमारा ऑप्शन जाता है जयगोंडार ने लिखा था। और जयगोंडार किसके दरबार में रहता था, तो कुलोतुंग प्रथम के दरबार में रहता था, या किसके दरबार से संबंधित था, तो कुलोतुंग प्रथम के दरबार से संबंधित था। और इस ग्रंथ से ऐसी जानकारी मिलती है कि कुलोतुंग ने लंका की विजय की थी, तथा अन्य जानकारियां भी इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर दूसरे साहित्यिक साक्ष्य की बात करी जाए, चलिए दूसरा साहित्यिक साक्ष्य अगर हम बात करें तो एक लेखक हैं जिनका नाम है ओट्टकुट्टम। इन्होंने कई जीवन चरित्र लिखे हुए थे। तो ओट्टकुट्टम के रचित जीवन चरित्र से विक्रम चोल कुलोतुंग द्वितीय तथा राजा राज द्वितीय के समय की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां से देखिए कई सारी चीजें हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो ऐतिहासिक स्रोत या साक्ष्य की बात हो गई। यहां से देखिए ओट्टकुट्टम नामक एक कवि हैं, ठीक है। और यहाँ से ये इन्होंने जीवन चरित्र लिखा हुआ था। तो यहाँ से
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके किसके समय की जानकारी मिलती है, तो एक विक्रम चोल के समय की जानकारी मिलती है, कुलतुंग द्वितीय के समय की जानकारी मिलती है और राजा राज द्वितीय के समय की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 लोग हैं, तो पीसीएस या आरओ के लिए बनना एकदम आसान से बन सकता है कि क्या नाम इनका, ओटकुट्टम के रचित ग्रंथ से निम्न में से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो इन 3 शासकों का नाम हमको याद रहना चाहिए, कौन कौन से, विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय और राजा राज द्वितीय। ठीक है, अब ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत अगर हम तीसरे साक्ष्य की बात किया जाए, तीसरा साक्ष्य अगर देखें तो एक है शेक्किलार द्वारा रचित ग्रंथ पेरिय पुराणम से कुलोतुंग द्वितीय के समय की धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता क्या है, बना हुआ है कि पेरिय पुराणम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है इस पेरिय पुराणम नामक ग्रंथ की रचना शेक्किलार ने की थी। और किसके समय में की थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है कुलोतुंग द्वितीय के समय में इन्होंने की थी। ठीक है, और इससे क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, तो कुलोतुंग द्वितीय के समय की धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब चोलों की धार्मिक दशा की जानकारी को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, शेक्किलार द्वारा रचित ग्रंथ पेरिय पुराणम है। ठीक है, अगला देखें, चौथा अगर साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात करें तो एक बौद्ध धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्मगुरु बुद्धमित्र बौद्ध धर्मगुरु बुद्धमित्र के व्याकरण ग्रंथ, नाम क्या है इसका, वीर शोलियम से वीर राजेंद्र के समय की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो स्रोत है इनके, बुद्धमित्र के वीर शोलियम की रचना किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वीर शोलियम की रचना किसने की थी, बुद्धमित्र ने की थी। और ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि वो वीर शोलियम किससे संबंधित है, आयुर्वेद से है, व्याकरण से है, चिकित्सा से है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एक व्याकरण ग्रंथ है। और वीर शोलियम से किसके समय के बारे में, चोल के किस शासक के समय के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा वीर राजेंद्र के समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब एक श्रीलंका का ग्रंथ है महावंश से परांतक की पांड्य विजय व राजेंद्र प्रथम
की लंका विजय, की लंका विजय की जानकारी। ठीक है। अच्छा देखिए, महावंश जो है, दीपवंश और महावंश क्या है, इतिवृत्ति है, श्रीलंका से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो महावंश से भी हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो, महावंश से क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो परांतक की, चोल शासक परांतक की पांड्य विजय की जानकारी प्राप्त होती है, और राजेंद्र प्रथम के समय की लंका विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्ट हैं, बहुत ही आईएमपी हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मैंने कहा है कि और भी ऐतिहासिक स्रोत हैं जो हम चोल वंश के एक एक शासक को जो हम पढ़ते चलेंगे तो वहां पर ये चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी। तो फिलहाल इतनी सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ और चीजें इसमें जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है। तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अभिलेखी साक्ष्य की तरफ। चोलों के समय का अभिलेख। तो अगर अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो अभिलेख से कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें चोलों का इतिहास जानने में मदद मिलती है, या चोल इतिहास जानने के साधन हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि चोलों के अभिलेख किन किन भाषाओं में प्राप्त होते हैं। तो चोलों के अभिलेख की अगर भाषा की बात करी जाए, भाषा, तो चोलों के अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है, या तो संस्कृत में मिलते हैं, या तमिल में मिलते हैं, या तेलुगु में मिलते हैं, या कन्नड़ में मिलते हैं। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है कि चोलकालीन अभिलेख निम्न में से किस भाषाओं में लिखे गए हैं या उत्कीर्ण हैं। तो हमारा चारों हमको याद होना चाहिए, संस्कृत में मिलते हैं, तमिल में मिलते हैं, तेलुगु में मिलते हैं और कन्नड़ में मिलते हैं। और यहाँ से अभिलेखी साक्ष्य को जानने से पहले सबसे पहले हमको राजाराज प्रथम की तरफ चलना पड़ेगा। तो पहला फैक्ट हमारा ये बन जाता है कि राजाराज प्रथम ने ही सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के इतिहास को अभिलेखों में सुरक्षित रखने व संकलित करने व नहीं या संकलित करने तथा अपनी विजयों एवं घटनाओं को लेखों में जोड़ने की प्रथा आरंभ की। बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है राजाराज प्रथम से। राजाराज प्रथम ही पहला शासक है जो अभिलेखों में अपने पूर्वजों का यशोगान किया, या अपने पूर्वजों का जो इतिहास रहा है उसको सुरक्षित रखने या संकलित रखने की जो परंपरा थी वो शुरू करवाई थी किसने, राजाराज प्रथम ने। और साथ ही अपने समय की घटनाएं या अपनी विजयों को भी अभिलेखों में लिखवाने की, खुदवाने की या सुरक्षित करने की परंपरा किसने शुरू की, राजाराज प्रथम ने। ठीक है। बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है, इसको हमको याद करके रखना है। बाकी बाद में जब जो आगे चोल शासक आते हैं वह भी इसका अनुसरण करते हैं, मतलब
इसी प्रकार के अभिलेख खुदवाते हैं। ठीक है, तो राजा राज प्रथम के बारे में ये चीज बहुत ही आईएमपी है। अब अगर हम चलें तो दूसरा फैक्ट, राजा राज प्रथम के लेडन दानपत्र, दानपत्र भी एक प्रकार के लेख होते थे, दानपत्र और तंजौर मंदिर, तंजौर मंदिर पर उत्कीर्ण लेखों से चोलकालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कई सारी चीजें, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेडन दानपत्र जो है वो किससे संबंधित है या किसका है, तो आपका ऑप्शन जाता है राजा राज प्रथम का है। ठीक है, और तंजौर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा ये, तो तंजौर मंदिर पर लेख किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो हमारा ऑप्शन है राजा राज प्रथम ने। तो सीधी सी बात है कि मंदिर पर उत्कीर्ण लेख है तो उससे धार्मिक व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये जो दान पत्र हैं तो इससे मेनली आर्थिक व्यवस्था की जानकारी और कुछ राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी हमको प्राप्त हो जाती है। अभिलेखित साक्ष्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब चलिए कुछ और अभिलेखित साक्ष्य को हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम का तिरुवलंगाडु तथा करंडय दानपत्र से उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है कि जैसे ये लेडन दानपत्र राजा राज प्रथम का है, उसी तरह से ये करंडय दानपत्र किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है या किसने जारी किया था, तो हमारा ऑप्शन जाता है करंडय दानपत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा जारी किया गया था। और तिरुवलंगाडु का जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है, किसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो हमारा ऑप्शन जाता है राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं या स्रोतों, मतलब उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कुछ भी आ सकता है, धार्मिक आ सकता है, तो व्यापारिक आ सकता है, तो उससे जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है या उसकी विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। ठीक है, राजा राज तृतीय। चौथा देखा जाए तो राजा राज तृतीय के तिरुवेंदीपुरम अभिलेख
तिरुवनंतपुरम अभिलेख से चोल वंश के उत्कर्ष का इतिहास सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक महत्व। यहां से ये चीज बहुत ही आईएमपी है। राजा तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख, अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख किसका है या किससे संबंधित है। तिरुवेंदीपुरम का अभिलेख किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन जाता है राजा राज तृतीय से संबंधित है। और चोल वंश के उत्कर्ष, चोल वंश के उत्कर्ष के बारे में तथ्यपरक जो सामग्री हमको मिलती है वो किससे मिलती है? राजा राज तृतीय के तिरुवेंदीपुरम अभिलेख से मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि अभिलेखी साक्ष्य में इसका सर्वाधिक महत्व है। सर्वाधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसको एथेंटिक माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमको याद करके रखना है कि चोल वंश के उत्कर्ष की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है? तिरुवेंदीपुरम अभिलेख से मिलती है। और तिरुवेंदीपुरम अभिलेख किसका है? तो हमारा ऑप्शन जाता है राजा राज तृतीय का है। और सर्वाधिक प्रामाणिक अभिलेखी चोल वंश के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में सबसे प्रामाणिक अभिलेख किसको माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है तिरुवेंदीपुरम अभिलेख को माना जाता है। ठीक है। अब सिक्के, कुछ सिक्के, अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ और भी चीजें हमको नहीं मिलेंगी। जैसे हम चोल शासकों के बारे में पढ़ते जाएंगे उसमें कुछ और अभिलेख और दान पत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी साक्ष्य के रूप में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इससे ये हमको पता चलेगा कि हमको आगे मतलब कैसे चलना है, आगे हमको किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि जब हम राजा राज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे या राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे तो करंडय दान पत्र हो चाहे कोई भी अभिलेख हो वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों की जानकारी आएगी और विस्तार से हमको इसमें जानकारी मिलेंगी कि इसमें मेनली क्या मिलता है, मतलब किस चीज़ के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। सिक्के में अगर बात करें तो धवलेश्वरम से चोलों के सोने के सिक्के अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी है। अगर क्वेश्चन करता है कि चोलों के सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो हमारा ऑप्शन जाएगा धवलेश्वरम से प्राप्त हुए हैं। और एक चीज और, अगर मान लीजिए किसी भी वंश या शासक के समय के सोने के सिक्के अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, चांदी के सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं तो यह किसी न किसी चीज़ की सूचना देते हैं। तो ज़्यादा सोने के सिक्के मिलना या सोने के सिक्कों की बहुतायत इस बात को सूचित करती है कि व्यापार वाणिज्य उन्नतशील अवस्था में रहा होगा या आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी, आंतरिक और बाह्य व्यापार भी ठीक ठाक रहे होंगे, या कह सकते हैं कि उस वंश की संपन्नता का सूचक है सिक्का। ठीक है। तो इससे हमको सिक्के से क्या प्राप्त होगा? सिक्के से बहुत सारी चीजें हमको इससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। 2-3 फैक्ट और है उसको देखते हैं, फिर इस क्लास को क्लोज करेंगे। जैसे राजाधिराज प्रथम के कुछ सिक्के लंका से प्राप्त हुए, यानी श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं, लंका से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी शासक का सिक्का अगर किसी दूसरे देश में प्राप्त होता है तो इससे
कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। इससे दो तीन चीजें हम निकाल सकते हैं कि या तो हो सकता है राजाधिराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की हो, या श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार रहा हो, या तो हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि श्रीलंका के साथ चोलों का विदेशी व्यापार अच्छी खासी अवस्था में रहा हो। तो कई सारे निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसके सिक्के श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन जाता है राजाधिराज प्रथम के सिक्के श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और राजाधिराज के ही इसके चांदी के सिक्के, इसके चांदी के सिक्के दक्षिणी कनारा से भी प्राप्त हुए हैं। देखिए राजाधिराज प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? लंका से प्राप्त हो रहे हैं। और अगर इस पूछा कि चांदी का सिक्का इसका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाता है दक्षिणी कनारा से चांदी का सिक्का इसका प्राप्त हुआ है। और राजाधिराज प्रथम का जो लंका से सिक्का प्राप्त हुआ है वह किस चीज का बना हुआ है? ये सोने का है। ठीक है, ये सोने का बना हुआ है। तो सोने का सिक्का राजाधिराज प्रथम का लंका से प्राप्त होता है, और चांदी का सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है? तो चांदी का सिक्का दक्षिणी कनारा से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, देखते हैं। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय एक दूत मंडल चीन गया था, और कुलतोंग प्रथम के समय में भी गया हुआ था। देखिए यहां से राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में एक दूत मंडल चीन गया हुआ था, तो इसका विवरण चीनी स्रोतों से प्राप्त होता है, चीनी स्रोतों से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि ये साहित्य किस साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे? ये विदेशी साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। विदेशी साक्ष्य है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध रहे होंगे, और राजनयिक संबंध अगर रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि दोनों के बीच व्यापार और व्यवसाय भी अच्छी अवस्था में रहा हो। हालांकि जब चोल साम्राज्य के बारे में, संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, एक चीनी यात्री चाउ जू कुआं ये 1225 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, चाउ जू कुआं के वर्णन, चाउ जू कुआं वाला वर्णन से चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चाउ जू कुआं चीनी यात्री था। चाउ जू कुआं क्या था? चीनी यात्री था। और ये किसके समय में आया था? तो हमारा ऑप्शन जाता है चोलों के समय में आया था। और यहाँ से ये भी चीजें इसने क्या वर्णन किया है? चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है या जिक्र किया है। तो मिला जुला करके साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य से हमको चोल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग चलेंगे चोल शासन के बारे में। जितना भी इतिहास है, कहने का मतलब संगम युगीन चोल शासकों को हमने पढ़ लिया है। अब चोल शासन, चोलों का राजनैतिक हो इतिहास हो, चाहे धार्मिक, चाहे
सांस्कृतिक, आर्थिक, कुछ भी हम बोलें, जो भी इतिहास है। अब दूसरे वाले चैप्टर में हम लोग राजा मतलब प्रथम शासक से शुरू करेंगे और अंतिम शासक तक का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, और तीसरे वीडियो में पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी जीवन है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे चोल शासन संबंधित हमारा 3 वीडियो बनेगा। ये पहला वीडियो है, सेकेंड वीडियो 2-3 दिन बाद आपको उपलब्ध हो जाएगा, और थर्ड वीडियो 2-3 दिन बाद उपलब्ध हो जाएगा। और चोलों से संबंधित सारे फैक्ट मतलब तीनों वीडियो में मैं डाल दूंगा, पर्याप्त हो जाएंगे। ठीक है, आरओपीसीएस के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।